ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 9 के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर का ये तीसरा वीडियो होने जा रहा है, जिसमें हम जो है कि सेल के कुछ फीचर के बारे में, स्ट्रक्चरल फीचर के बारे में बात करेंगे और जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि सेल को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये जो पहले का है उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं यहाँ पे ये तीसरा वीडियो है। वाटर इज़ आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। वाटर जो है कि वाटर भी डिफ्यूज़न के लॉ को फॉलो करता है। इसमें जब वाटर का द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस, उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। फिर यहाँ पे कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो affected by the amount of substance dissolved in water। कह रहा है कि जो वाटर का मूवमेंट जो होता है, वाटर का मूवमेंट इस बात पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हो गई, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हो गई। इधर वाटर है आपका और इधर भी वाटर मॉलिक्यूल है। इधर केवल प्योर वाटर मॉलिक्यूल है, इधर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, इधर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कुछ अन्य मॉलिक्यूल भी हैं। वही बात कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इसमें सब्सटेंस कितने डिसॉल्व होते हैं, सब्सटेंस कितने डिसॉल्व होते हैं। अगर इधर सब्सटेंस ज़्यादा होने का मतलब कि वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर इधर सब्सटेंस कम है तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा। वाटर का मूवमेंट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सब्सटेंस कितना डिसॉल्व है। आगे हम देखेंगे मतलब कि तो वाटर का फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस बात पे से भी आल्सो अफेक्टेड बाई, इस बात से भी अफेक्ट होता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व है। thus इस तरह ऑस्मोसिस इज नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसे अब डिटेल में देखेंगे इस बात को। इसे इरेज करते हैं पहले। देखिए यहाँ पे एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन रहेगी, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। इधर वाटर है, वाटर H2O है, इधर भी H2O है और ये H2O के मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे H2O के, इसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर H2O के मॉलिक्यूल ज़्यादा हुए यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H2O के मॉलिक्यूल कम है यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। इस समय अगर हम बात करें डिफ्यूज़न की, बस इस समय अगर बात करें तो इस समय हायर कंसंट्रेशन, जिधर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। ये तो पहली बात हो गई। और एक पॉइंट और है, वाटर का मूवमेंट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किधर, इस बात पे भी डिपेंड करता है। जैसे सेम यहाँ पे बनाते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर भी H2O है, इधर भी H2O है, ये H2O के मॉलिक्यूल हैं और इधर भी H2O के मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट अगर बराबर रख दी जाए, H2O के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन आपस में ऑलमोस्ट बराबर रख दी जाए तो वाटर, और इसमें सैल्यूट यानी कि कुछ सब्सटेंस
कुछ सबस्टेंस वाटर में मिले हुए हैं, कुछ सबस्टेंस वाटर में मिले हुए हैं, जैसे कि इधर ये दिख नहीं रहा है, कुछ सबस्टेंस वाटर में मिले हुए हैं। इधर देखिए, यहाँ पे इधर वाटर की जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दूसरे केस में वाटर की जो कंसंट्रेशन है, दूसरे केस में जो वाटर की वाटर की कंसंट्रेशन है वो तो ऑलमोस्ट बराबर है लगभग, यानी कि दोनों सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो वाटर की कंसंट्रेशन वो तो बराबर है, लेकिन ये जो दूसरा सबस्टेंस है, छोटा पार्टिकल है, दूसरा सबस्टेंस इसमें मिला है, इसमें एक तरफ दूसरे सबस्टेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ उस सबस्टेंस की कंसंट्रेशन कम है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि द ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स ए हायर सैल्यूट कंसंट्रेशन। इसमें जो है कि वाटर का मूवमेंट उस तरफ होगा जिधर ये जो छोटे कण है उसे कहते हैं सॉल्यूट, SOLUT, उसे कहते हैं सल्यूट। इसमें दूसरे केस में वाटर का मूवमेंट उधर होगा जिधर इस सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इस सल्यूट की कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होगी उधर नेट वाटर का मूवमेंट उधर ही होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर नेट डिफ्यूजन इसलिए लिखा है, यहाँ पे देखेंगे आप तो दिखेगा नेट डिफ्यूजन यानी कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से जो वाटर का मूवमेंट दोनों तरफ होगा पर जो नेट डिफ्यूज़न होगा वो उधर ज़्यादा होगा। नेट डिफ्यूज़न यानी कि अगर सामान्यतः देखा जाए, जनरल देखा जाए जो है कि वाटर का मूवमेंट सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ होगा, लेकिन नेट वाटर का डिफ्यूज़न उधर होगा जिधर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यानी कि वाटर का मूवमेंट दोनों तरफ होगा लेकिन नेट डिफ्यूज़न उधर होगा जिधर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। वही बात इधर एक बार फिर से देख लेते हैं। दस इस तरह ऑस्मोसिस इज़ द नेट डिफ्यूज़न ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस जो है कि नेट डिफ्यूज़न ऑफ वाटर है अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से टूवर्ड द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, और उधर होती है जिधर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। What will happen if we put animal cell or plant cell into solution of sugar or salt in water? The following things could happen if यहाँ पे जो है कि if the medium surrounding यहाँ से हाइलाइटर नहीं लिए हैं, ठीक है। if medium surrounding the cell, if the medium surrounding the cell has the higher water concentration then the cell meaning the outside solution, जो बाहर का solution है, is very dilute, the cell will gain water by the osmosis. Such solution is known as the hypotonic solution. Such solution known as the hypotonic solution. इसी को ये जो हाइपोटोनिक, कुछ जैसे कि नए टर्म्स आ रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पे अभी देखेंगे हम तो यहाँ पे ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। फिर आगे देखेंगे इधर ही कहीं ये देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये जो नए टर्म्स आ रहे हैं इसके लिए हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक की। देखिए इस पे आकर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हाइलाइटर बाबू कहाँ गया, ये हाइलाइटर, ठीक है। ये देखिए
ये सेल के बारे में, ये तो जो सेल होगी, सेल के पास एक अपना खुद का ये है, एक टिपिकल सेल है, सामान्य सेल है, जिसके पास सेल है, सेल के पास खुद का, सेल के पास होगा न्यूक्लियस है, सेल के पास है न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस यानी कि सेल के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर यानी कि गोल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। गोल स्ट्रक्चर उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये रहा, ये न्यूक्लियस है और इसे जो मेम्ब्रेन कवर करती है या फिर इसे जो मेम्ब्रेन घेरे रहती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर की चीज़ों को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करने के लिए जो बाउंड्री होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ तक हो गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर का कंटेंट होता है यानी कि सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर चीज़ें होती हैं लिक्विड स्टेट में, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। लिक्विड स्टेट में कुछ सॉलिड लिक्विड होता है, ज़्यादातर वाटर होता है, उसमें कुछ सॉलिड चीज़ें मिली रहती हैं, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर वाटर होता है और कुछ और चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, उसे अगर हम देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक सॉल्यूट, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन तैयार करती हैं जिसका एक कंसंट्रेशन होता है। यानी कि अगर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है या फिर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो कंसंट्रेट यानी कि कंसंट्रेशन मतलब कि आप इससे ले लीजिए कि गाढ़ापन से ले लीजिए, यानी कि उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए एक केस ये है, एक केस ये है, दो, इसमें तीन केस में तीन टर्म्स देखे थे। एक था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो दूसरा जो सॉल्यूट होता है, जो वाटर का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें जो वाटर का अमाउंट है या फिर वाटर का अमाउंट है ज़्यादा होता है और दूसरा जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम सॉल्यूट कहते हैं वो कम होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये इसमें ये बताना चाहता है कि जब सेल को हम किसी, जैसे कि हम अपनी बॉडी को ही ले लें, जैसे कि खीरा, आप लोग कुकम्बर देखे होंगे। कुकम्बर को जब काटा जाता है, ऐसे उसका स्लाइस काटा जाता है, उसे काटने के बाद जब नमक डालते हैं तो देखेंगे कि आप कुकम्बर के अंदर से वाटर जो है बाहर की तरफ आने लगता है। ऐसा क्यों होता है उसे ही देखिए। क्योंकि जो नमक साल्ट जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर कुकम्बर की जो है या फिर जो खीरे की जो सेल्स हैं या फिर उसमें जैसे कि वो जिस सेल से मिलकर बना होता है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल कम होते हैं, यानी कि पानी की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ कम है और पानी की मात्रा जो है नमक वाले साइड कम होती है और अंदर सेल के साइड पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि सेल के अंदर से जो है पानी इधर की तरफ बहने लगता है, इधर की तरफ आने लगता है और सेल की तरफ क्या होता है, बहने लगता है। इसी तरह इस वाले में देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि एक तो वो टर्म्स हो गया जो कि मैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हो रही उसके बारे में बताया हूँ। वो देखिए वो कहाँ है, ये देखिए ये रहा वो एग्जांपल जिसे मैं बताया था, कुकम्बर, पानी जो है बाहर आ रहा है। जैसे कि हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन को, जैसे कि नमक एक ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें इसे नमक ही ले लीजिए, नमक ही मान लीजिए, यहाँ से इसे नमक ही मान लीजिए, यानी कि ये सब जितने छोटे छोटे दाने हैं इसे नमक ही मान लीजिए। यानी कि कुकम्बर पे जब नमक डाला जाता है तो सेल के अंदर से पानी जो है बाहर निकलने लगते हैं, ये सब है वाटर, H2O सेल के अंदर से पानी बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, ये देखिए इसे जो है कि एक समझाने के लिए साइंस में ऐसा कहा जाता है कि एक अगर
एक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा गया है। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा गया है जिसमें जो है कि वाटर की कंसंट्रेशन कम है नमक वाटर की कंसंट्रेशन पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है जो छोटे छोटे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऐसे सॉल्यूशन कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार फिर से, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और पानी कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब हम अपनी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम है और हमारे सेल की क्या स्थिति है कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए, अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ऐसा है कि इसमें जो हमारी जो सेल है इसमें जो है कि पानी की मात्रा ज़्यादा है और बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें पानी की मात्रा है कम। अब वाटर का मूवमेंट होने लगता है, वाटर का मूवमेंट सेलेक्टिवली परमेबल, ये जो है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन सेल में जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसे कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होने लगता है। वाटर का मूवमेंट जो है कि सेल के अंदर से बाहर की तरफ होता है, जिधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या फिर छोटे छोटे दाने जो हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि सेल हमारी श्रिंक करके छोटी हो जाती है, श्रिंक कर जाती है, जिसे कहते हैं, जिससे सेल का साइज कम हो जाता है, जिससे सेल का साइज हो जाता है कम। यानी कि एक बार फिर से इसे देखिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर जितनी बार समझी जाए, अगर समझ में आ गई तो अच्छा है, यानी कि समझ लेना चाहिए। रुक के थोड़ा सा समय देकर देखिए, एक सॉल्यूशन पड़ा था, एक ऐसे बीकर टाइप का था, एक सॉल्यूशन पड़ा था जिसमें सॉल्यूट की मात्रा यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल जो थे वो ज़्यादा थे हैं, और उसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी था और सॉल्यूट की मात्रा जो है कि ज़्यादा थी, यानी कि आप ये मतलब कि ढेर सारा नमक और उसमें थोड़ा सा एक बूंद पानी हो, हैं, एक ऐसा जार ले लीजिए या फिर एक ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें इतना पूरा नमक भरा हो और उस बर्तन में थोड़ा सा ये 5-6 बूंद पानी हो, और उसमें जब हमारा कोई कुकम्बर या फिर कोई सेल चली जाती है तो उसके साथ क्या हाल होता है उसका, उसी बात पे चर्चा हो रही है। वो ये कह रहा है कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो पहली बात, अगर ऐसे सॉल्यूशन को तो हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट जो छोटे पार्ट कम मात्रा में है, यानी कि सॉल्यूट जो है कि जिसमें ऐसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जो पानी है वो होता है कम। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। जब ऐसी सॉल्यूशन हमारी सेल जाती है तो उसके साथ क्या होता है, जब ऐसी सॉल्यूशन हमारी सेल जाती है तो ऐसा कि हमारे सेल के अंदर जो है इसकी अपेक्षा हमारे सेल में पानी की मात्रा होती है ज़्यादा, और इसकी अपेक्षा इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ये होते हैं कम। तो ऐसे सॉल्यूशन कांटेक्ट में जो हमारी सेल आती है तो हमारी सेल के अंदर से पानी का मूवमेंट बाहर की तरफ होने लगता है, हमारी सेल के अंदर से पानी का मूवमेंट बाहर की तरफ होने लगता है, और हमारी सेल जो है श्रिंक कर जाती है, यानी कि पतली हो जाती है, पतली होने का मतलब छोटी होने लगती है, उसका साइज हो जाता है कम है। अगर हम देखें एकदम ध्यान से तो कुछ मात्रा में यहाँ के जो सॉल्यूशन है उसका जो है कि थोड़ा मोड़ा पानी अंदर आता है, पर जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होता है यानी कि ज़्यादातर पानी है बाहर ही जाता है, जिससे हमारी सेल हो जाती है छोटी, यानी कि छोटी, उसका साइज हो जाता है कम, सेल बिकम श्रिंक हो जाती है। ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब
जब हमारी सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाती है तो सेल हो जाती है श्रिंक कर जाती है, उसका साइज हो जाता है कम। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बाहर का हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है बाहर वाला, उसमें सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट यानी कि छोटे छोटे नमक ले लीजिए या फिर छोटे छोटे कुछ और भी हो सकता है, उसमें जो है कि नमक की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा बाहर वाली सॉल्यूशन में है कम, और हमारी सेल के अंदर पानी मात्रा है ज़्यादा और छोटे छोटे ये जो पार्टिकल इनकी मात्रा है कम है। पानी इधर है ज़्यादा, इधर पानी है कम, यानी कि ये जो सेल की मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ से इसी मेम्ब्रेन से होते हुए हमारी सेल के अंदर से पानी बाहर निकलता है और सेल हमारी हो जाती है श्रिंक। सेल जब एक बार फिर से जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारी सेल जाती है तो सेल हो जाती है श्रिंक। ठीक है, अब एक केस और देख लीजिए। अगर इसका उल्टा हो जाए, हमारी सेल एक ऐसे सॉल्यूशन में चली जाए, जिसमें पानी ज़्यादा हो, जिसमें पानी ज़्यादा हो और ये हो कम। पानी ज़्यादा हो, पानी ये देख रहे हैं, ये सब पानी को रिप्रेजेंट किया हूँ मैं। ये जो ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर है, कलर भी तो नहीं पता चलता है हम लोगों को, स्काई ब्लू है, कमेंट करिए, ये कमेंट करने वाली बात हो सकती है। ये जो कलर है मैंने इसे पानी को रिप्रेजेंट किया है। एक बाहर का सॉल्यूशन ऐसा, एक बाहर का, ये जो सेल है हमारी सेल के बाहर का एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें पानी तो ज़्यादा है और सॉल्यूट है कम। पानी ज़्यादा है, सॉल्यूट है कम। पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट है कम। पानी ज़्यादा है, बाहर के सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट है कम। और हमारी जो सेल है इसमें है पानी कम, इसमें है पानी कम। हमारी जो सेल है इसमें पानी की मात्रा हो जाती है कम। हमारी सेल इसमें पानी की मात्रा है कम, और जो पानी की मात्रा है कम, और ये जो छोटे छोटे सॉल्यूट हैं, छोटे सॉल्यूट हैं, इनकी मात्रा है ज़्यादा। एक दूसरी सिचुएशन क्रिएट हमने की है कि इसमें जो है कि बाहर का सॉल्यूशन है जिसमें पानी की मात्रा है ज़्यादा और सॉल्यूट की मात्रा, जो छोटे छोटे घुले हुए पार्टिकल उनकी मात्रा कम है, और सेल के अंदर पानी की मात्रा है कम। पानी की मात्रा है कम, सेल के अंदर पानी की मात्रा, और ये जो छोटे छोटे हैं सॉल्यूट, इनकी मात्रा है ज़्यादा। तो क्या होगा, अमाउंट है ज़्यादा, तो क्या होगा, ओवरऑल सिचुएशन हमें ये देखने को मिलेगी कि जो ओवरऑल हमें सिचुएशन ये देखने को मिलेगी कि बाहर से पानी अंदर की तरफ जा रहा है, जिससे सेल हमारी सेल कर जाती है, सूज जाती है या फिर बड़ी होने लगती है। सेल का साइज बड़ा होने लगता है और सेल बड़ी होने लगती है। देखिए, मूवमेंट तो वाटर का दोनों तरफ होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बात किया कि ज़्यादातर पानी बाहर निकल रहा है पर कुछ पानी अंदर जा रहा है। मूवमेंट तो जनरली दोनों तरफ होता है, बट इस वाली कंडीशन में ज़्यादा पानी अंदर जाता है और ज़्यादा पानी अंदर ही जाता है, जिससे सेल कर जाती है, और कुछ पानी होता है जो बाहर निकलेगा। दो कंडीशन हमने आपको बताया, एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन एक रही कि पहली बात तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है और जो सॉल्वेंट यानी कि पानी होता है वो कम होता है, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब हमारी सेल इसमें जाती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल की मात्रा सॉल्यूशन में छोटे छोटे पार्टिकल की मात्रा ज़्यादा होती है, अमाउंट ज़्यादा होता है, जब ऐसे सॉल्यूशन में हमारी सेल जाती है तो हमारी सेल के अंदर का जो वाटर है, पानी, वो ज़्यादातर बाहर निकलने लगता है। सेल के अंदर से पानी बाहर निकलने लगता है और हमारी सेल श्रिंक करके छोटी हो जाती है। ठीक है, एक कंडीशन इधर देखिए, एक कंडीशन इधर, उसे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा है
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और सॉल्यूट जो छोटे छोटे हैं उनकी मात्रा कम होती है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन में जब हमारी सेल जाती है जिसमें ऐसे सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसमें जब हमारी सेल जाती है तो बाहर से उस सॉल्यूशन से बाहर से पानी अंदर आने लगता है और सेल हमारी सेल कर जाती है सेल हमारी सेल कर जाती है सेल हमारी सेल कर जाती है या फिर उसे कहते हैं सेल करना। यानी कि सेल हमारी क्या कर गई, सेल कर गई है, बड़ी हो गई है, साइज उसका हो गया है बड़ा। और देखिए एक तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जिसमें बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें पानी और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं मिलने से एक सॉल्यूशन जो बना है। एक बार फिर से, एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें ये जो पानी है इसका अमाउंट और ये जो छोटे छोटे सॉल्यूट होते हैं इसकी दोनों की मात्रा एकदम सेल में जितने पानी है और जितने सॉल्यूट होते हैं उसके बराबर हो जाए, एक ऐसी भी कंडीशन होती है। तो उसमें क्या होता है कि जितना पानी आप देखेंगे अंदर जाएगा उतना ही पानी दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो नेट वाटर का मूवमेंट है किसी तरफ नहीं होता है, नेट वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि जिसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इसे हम सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें नेट वाटर का मूवमेंट किसी तरफ नहीं होता है और सेल जैसी साइज पहले थी वैसी साइज अब भी है, क्योंकि इसमें हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के साइज बड़ी हो गया। और अगर सेल हमने डाल दिया है हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हमने सेल को डाल दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारी सेल श्रिंक साइज कम हो गया है, छोटी हो गई। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारी सेल का साइज सेम वही रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए, मैं और बढ़िया से समझाने का प्रयास करूँगा। आते हैं अपने पेज पे, देखिए वही बातें यहाँ पे लिखी हैं और कुछ नहीं है। कहाँ थे? यहाँ से ना हम लोग आस्मोसिस क्या है? आस्मोसिस नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जो हम सेल बना रहे हैं ना, ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और ये होती है सेलेक्टिवली परमेबल होती है। आस्मोसिस क्या है? आस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर। आस्मोसिस है नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर का, नेट एक तरफ वाला नहीं, दूसरी तरफ वाला नहीं, नेट किधर जा रहा है पानी, नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से टूवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन की तरफ, उसे कहते हैं आस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस क्वेश्चन पूछा है। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt? वही जो अभी हम बात किए हैं, जिस पे डिस्कस किए उसी के बारे में देखिए। If the medium surrounding यानी कि बाहर वाला, if the medium surrounding the cell जो सेल को सराउंडिंग कर रहा, हायर वाटर कंसंट्रेशन यानी कि इसकी बात कर रहा है जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, पानी की कंसंट्रेशन क्या हो, रुकिए थोड़ा सा, अगले पेज पे मैं बताया हूँ ना उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे छोटा छोटा करके बता देता हूँ। देखिए इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल यानी कि हाँ, एक हमारी सेल थी और
सेल को सराउंडिंग करने वाले मीडियम में जो था, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल द हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, यदि बाहर में पानी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। वही इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ द हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट इज द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बाहर का सोल्यूशन जिसे वेरी डाइल्यूट बहुत डाइल्यूट है, द सेल विल गेन वाटर बाय द ऑस्मोसिस, और इसमें क्या होगा कि जो है सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को अंदर लेने लगेगी। ऑस्मोसिस के थ्रू सेल जो है वाटर को अंदर लेने लगती है। सच सोल्यूशन, और ये जो बाहर का सोल्यूशन होता है, सच सोल्यूशन इन नोन एज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरा सॉल्यूट जो है उसकी कंसंट्रेशन कम है, ऐसे सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और उसमें जो है ऑस्मोसिस के थ्रू सेल जो है ऑस्मोसिस के थ्रू सेल जो है वाटर को अंदर लेने लगती है। वाटर मालिक्यूल आर फ्री, वाटर मालिक्यूल तो फ्री होते हैं टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन को पास कर जाते हैं इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। वाटर मालिक्यूल के पास ये क्षमता होती है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाले इधर से जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। बट द मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, लेकिन इस कंडीशन में, हाइपोटोनिक वाले सोल्यूशन कंडीशन में, मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, ज़्यादातर वाटर जो है सेल के अंदर आते हैं। देन विल लीव, यानी कि जितना निकलते हैं उससे ज़्यादा अंदर जो आने वाले वाटर का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है बाहर जाने वाले वाटर के अमाउंट से। The net overall result the water enter into the cell, नेट मूवमेंट देखेंगे तो ज़्यादातर वाटर सेल के अंदर आ गए होते हैं। द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप, जिसके कारण जो है सेल जो है स्वेल अप कर जाती है या फिर सूज जाती है, सेल का साइज बड़ा हो जाता है। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। पहली कंडीशन ये वाली है, कहाँ गया गुरु, ये शो नहीं कर रहा है। पहली कंडीशन ये वाली है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाली, सेल के अंदर वाटर ज़्यादा गया है जिससे सेल सूज गई है या फिर साइज बड़ा हो गया है। दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, यदि जो बाहर का मीडियम है जिसमें हम लोग सेल रख रहे हैं उसमें वाटर इफ द एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, अगर बाहर के जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन वाटर का और जो अंदर है उसका कंसंट्रेशन वाटर का सेम है तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन से नेट वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि आप ये नहीं बता सकते कि किधर ज़्यादा गया किधर कम गया, नेट वाटर का मूवमेंट पता ही नहीं चलेगा। सच ए सोल्यूशन इज नोन एज द आइसोटोनिक सोल्यूशन, और ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, वाटर जो है सेल मेम्ब्रेन से दोनों तरफ वाटर जो है सेल मेम्ब्रेन की दोनों तरफ मूव करेगी। बट द अमाउंट गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, लेकिन जो वाटर बाहर जाने और वाटर के अंदर आने का अमाउंट होगा वो सेम होगा। सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, और इस तरह जो है कि ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर होगा ही नहीं। द सेल स्टे एज सेम साइज, जिससे जो है कि सेल सेम साइज में ही रहेगी, जो साइज पहले था वही साइज अब भी रहेगा।
इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर बाहर जो है बाहर में जो सेल है हमारी, इधर मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन कम है। वही बात कह रहा है, इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ध्यान दीजिए, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब कि पानी कम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, यानी कि बहुत ही वेरी कंसंट्रेटेड, पानी कम है तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी कि ढेर सारा नमक और 2 बूंद पानी है। हैं, ऐसी कंडीशन में द सेल विल लूज़ वाटर, सेल में अगर कोई, जैसे खीरा वाला एग्जांपल मैं दिया था, ज़्यादातर नमक है, एक आध बूंद पानी है और उसमें खीरा डाल दो तो क्या होगा? तो होगा सेल विल लूज़ वाटर, सेल जो है अपना पानी निकाल देगी बाय द ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, और सच सोल्यूशन नोन एज द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और ऐसे सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। हाँ, ये देख रहे हैं, और ऐसे सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन आई होगा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो कमेंट करिए, मुझे पता कैसे चलेगा भाई, कमेंट के थ्रू पता चलेगा, तो कमेंट नहीं होगा तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो या फिर चीज़ें समझ में आ गई हो, थोड़ा बेनिफिट हुआ हो, चीज़ें क्लियर हुई हो, तो लाइक करिए। अगेन, वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द, और इसमें कह रहा है, इसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगेन फिर जो है कि वाटर क्रॉस करेगा द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन वाटर का मूवमेंट तो होता है, लेकिन इस समय वाटर लीव द सेल मोर वाटर लीव द सेल देन द इंटर, ज़्यादातर वाटर बाहर निकलेगा, अंदर वाटर आने से ज़्यादा वाटर बाहर निकलेगा। देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, जिससे सेल जो है कि श्रिंक कर जाएगी, सेल का साइज हो जाएगा छोटा। दस ऑस्मोसिस से स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, इस तरह जो है ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन हो जाती है थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस स्पेशल केस हो जाता है। यहाँ पे एक्टिविटी दिया, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, एक्टिविटी कुछ खास है नहीं। एक्टिविटी दिया भाई कि एक एग लीजिए, एग का सेल को हटा दीजिए, जो बाहर का वाइट वाला दिख रहा है उसे HCl डाल के आप हटा दीजिए, जो सेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, उसे एक बार कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखिए, फिर डाइल्यूट सोल्यूशन में रखिए, देखिए क्या वो एग की जो सेल है वो ब्रस्ट करती है या फिर श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है या फिर फट जाती है, उसी बारे में बात करेगा। फिर एक एक्टिविटी है, फिर आगे देखिए काम की चीज़ें यहाँ चालू होंगी। यहाँ पे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म मोस्टली प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, जो यूनिसेलुलर एक कोश की यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यहाँ पे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोस्टली ज़्यादातर प्लांट सेल होते हैं, टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की बात करें, और ज़्यादातर प्लांट सेल में जो वाटर गेन लेते हैं, वाटर यानी कि जब वाटर पहुंचता है इसी ऑस्मोसिस के थ्रू पहुंचता है, एब्जॉर्प्शन वाटर बाय द प्लांट टू आल्सो एन एग्जांपल है। जो प्लांट होते हैं, इनकी रूट से जो वाटर जाता है, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाता है। 10 इस तरह
diffusion is important of exchange of gases. इस तरह कह रहा है कि diffusion is important in exchange of gases. गैसों के एक्सचेंज के लिए डिफ्यूज़न इम्पॉर्टेंट है और वाटर के एक्सचेंज के लिए भी डिफ्यूज़न इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन द लाइफ ऑफ ए सेल. एक सेल की लाइफ के लिए जो है डिफ्यूज़न एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है. इन एडिशन टू दिस द सेल इज़ आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन लेने का काम भी डिफ्यूज़न के थ्रू हो रहा है. डिफरेंट मालिक्यूल मूव इन एंड आउट हैं, अलग अलग मालिक्यूल जो होते हैं मूव करते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल. सेल के अंदर आना और सेल से बाहर जाना, सेल से अंदर आना और सेल से अलग अलग मालिक्यूल का या फिर अलग अलग मालिक्यूल का सेल के अंदर और सेल के बाहर जाना, सेल के बाहर जाना और सेल के अंदर आना और सेल से बाहर जाना, ये काम डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है. डिफरेंट मालिक्यूल मूव इन अंदर एंड आउट बाहर ऑफ द सेल, सेल के थ्रू. ये क्या है डिफरेंट डिफ्यूज़न. दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स यूज एनर्जी. ये क्या थ्रू ये टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ डिफ्यूज़न थ्रू नहीं. उसमें जब मालिक्यूल है ना, यहाँ पे मालिक्यूल कह रहा है यानी कि कोई चीज़ है, पानी को छोड़ के कोई चीज़ है. तो अगर पानी को छोड़ के कोई चीज़ आ रही है सेल मेम्ब्रेन से या फिर जा रही है तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. रिक्वायर्स यूज़ ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्स होती है, एनर्जी रिक्वायर्स होती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है. एंड इज़ मेड ऑफ द ऑर्गेनिक मालिक्यूल, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल से मिलकर बनी होती है जिसे लिपिड और प्रोटीन कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बनी होती है लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है. हाउ एवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कह रहा है कि हम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखना चाहें तो हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हैं. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन या फिर इसे सेल मेम्ब्रेन को या फिर इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ये जो सेल के अंदर इसकी बात कर रहे हैं. ये जो सेल के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो इनेबल द सेल टू इनकल्फ द फूड पार्टिकल. इसकी फ्लेक्सिबिलिटी फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में, भोजन की तरह इस्तेमाल करने में. other material फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बाहर के इन्वायरमेंट से अन्य चीज़ों को भी सेल के अंदर इनगल्फ करने में हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन. सच प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस, और इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं. एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया जाता है, अंदर की तरफ लिया जाता है. और अन्य मटेरियल भी हो सकते हैं जिसे सेल के अंदर इनगल्फ किया जाता है या फिर खींच लिया जाता है. और इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं. अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस. अमीबा की बात करें तो वो जो अपना फूड लेती है वो इसी प्रोसेस के थ्रू लेती है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही लेती है. अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोगों की बात होगी सेल के अंदर जो है कि एक एक ऑर्गेनल्स की बात होगी. जैसे कि सेल वाल की बात हो जाएगी, फिर यानी कि सेल वाल क्या है उसकी बात हो जाएगी. फिर यहाँ पे दिया है न्यूक्लियस की बात होगी, सेल वाल की, फिर न्यूक्लियस क्या है, फिर साइटोप्लाज्म क्या है जिस पे मैं अभी कुछ समय पहले थोड़ा बहुत उस पर बात किया था. साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं. गोल्जी एपरेटस क्या होता है, ये देख रहे हैं. मज़ेदार चीज़ है ये. देखिए प्लांट सेल में यहाँ पे
ये देख रहे हैं, ये छोटा सा लिखा है सेल वाल। सेल वाल क्या है? प्लांट सेल में जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन है उसे हम सेल वाल कहते हैं, उसे हम सेल वाल कहते हैं। सेल वाल क्या है? प्लांट सेल में जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसे सेल वाल कहा जाता है। हाँ, तो सेल वाल में ये देखिए, प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वाल। उसे सेल वाल कह रहे हैं। सेल वाल है क्या? अगर हम देखेंगे ना, रुकिए थोड़ा, यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे आए हैं ये देखने के लिए कि ये एनिमल सेल है और ये है प्लांट सेल आपकी। एनिमल सेल में जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल सेल में जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लांट सेल में जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसे सेल वाल कहते हैं। सेल वाल के साथ साथ इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि ये दिख रहे हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सबसे बाहर प्लांट सेल में सेल वाल है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाएंगी, यानी कि इसमें एक कवरिंग बढ़ जाती है। सेल वाल होती है सबसे बाहर, उसके बाद होती है सेल वाल। सबसे बाहर सेल वाल हो जाएगी प्लांट में, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल वाले सेल में सेल मेम्ब्रेन से कहानी चालू होती है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन जनरल नहीं होती है। इन जनरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब चलते हैं अपने वहाँ पे जहाँ पढ़ रहे थे। देखिए कहाँ हैं हम लोग, मूवमेंट ऑफ वाटर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग सेल वाले पे हैं। हाँ, यहाँ पे हैं, यहाँ पे सेल वाल। ये जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल इज एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि जो प्लांट सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग, जिसे हम सेल वाल कहते हैं। द सेल वाल इज लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वाल जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, यानी कि सबसे बाहर सेल वाल, सबसे बाहर होगी सेल वाल, फिर दूसरे नंबर पे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरे नंबर पे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल वाल इज लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल मुख्यतः मेनली सेलुलोज से मिलकर बना होता है। द प्लांट सेल वाल, जो प्लांट की सेल वाल होती है, जो प्लांट की सबसे बाहरी लेयर होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज इज द कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस। सेलुलोज वो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होता है, वो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होता है एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट। और वो एक प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का, काफ़ी मजबूती प्रदान करने का, मजबूती देने का, स्ट्रेंथ देने का काम करता है। व्हेन ए लिविंग प्लांट से लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकिंग और contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as the plasmolysis. प्लाज्मोलिसिस क्या है? एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं तुरंत समझा दूंगा। कह रहा है कि किसी लिविंग प्लांट में जब सेल अपना वाटर लूज करती है थ्रू द ऑस्मोसिस, उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस, सेल श्रिंक कर जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है अपने कंटेंट के साथ, हैं उसमें जो कंटेंट होते हैं वो भी अवे फ्रॉम द सेल वाल, और इस काम को इसे प्लाज्मोलिसिस नाम देते हैं। प्लाज्मोलिसिस क्या है? प्लाज्मोलिसिस
यहाँ पे देखते हैं प्लाज्मोलिसिस क्या है। ये हमारी प्लांट सेल, ये हमारी प्लांट सेल है, सबसे बाहर होगी सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं सॉरी, ये सेल वॉल है भाई, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और ये प्लाज्मा, उसके अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, और इसके अंदर कुछ वाटर जैसा सेमी फ्लूइड होगा। और भी कुछ चीज़ें होंगी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हमने सेल वॉल पढ़ा है ना, सेल वॉल पढ़ा है, ये चीज़ें बना देता हूँ मैं, एक्सप्लेन आगे करना ही पड़ेगा। इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए ना, इसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहाँ पे ऐसे शेक जैसी स्ट्रक्चर होगी, इसे गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस कहते हैं, गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है, हम लोग प्लाज्मोलिसिस पढ़ रहे थे। प्लाज्मोलिसिस क्या है? वो हमारी रही प्लांट सेल। कहाँ गई प्लांट सेल? जब हमारी प्लांट सेल में क्या होता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू इससे वाटर निकलने लगता है, इससे ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर, पानी जो है बाहर निकलने लगता है, ऑस्मोसिस पानी जो है बाहर निकलने लगता है। तो क्या होता है कि सेल वॉल जो सबसे बाहर वाली और सबसे मजबूत होती है, जो सेल प्लांट सेल को मजबूती देती है, ये तो ऐसे ही पड़ी रहती है, हैं? बाकी चीज़ें जो है ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अन्य चीज़ें कांटेक्ट होकर ही कोने में आ जाती हैं, कोने पे श्रिंक कर जाती हैं, साइज छोटा हो जाता है, और इसी कंडीशन को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। देखिए, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल, जब एक लिविंग प्लांट सेल lose water through the osmosis, there is shrinking or contraction of content of cell away from the cell wall से दूर चला जाता है, और इस फिनोमिना इज नोन एज द प्लाज्मोलिसिस, और इस फिनोमिना को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय द परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटी दिया है जिसे देखने के बाद आप उसे एक्टिविटी दिया है जिसे करके आप प्लाज्मोलिसिस को फील कर सकते हैं। सेल वॉल परमिट द सेल और प्लांट्स फंजाई एंड बैक्टीरिया इज विस्टर्न द हाईली dilute hypotonic external medium without bursting. In such media the cell is tend to be take up the water by osmosis. हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन अभी बात हुई है कि एक सेल हमने लिया है, बाहर का सोल्यूशन में अगर पानी ज़्यादा है, बाहर के सोल्यूशन में पानी ज़्यादा है, और हमारी सेल है, इसे सेल ही बना देते हैं, हमारी सेल बना देते हैं प्लांट सेल। इसमें दो वाल है, बाहर की सेल वाल है, और अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, बाहर वाटर ज़्यादा होगा तो सेल के अंदर पानी आएगा, तो सेल का साइज बढ़ेगा, यानी कि सेल का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, सेल का बढ़ते बढ़ते ऐसा ना हो फट जाए, उससे बचने के लिए होती है सबसे बाहर सेल वॉल होती है। इसी सेल वॉल के बारे में लिखा है, ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल्स परमिट द सेल ऑफ द प्लांट वाली, फंजाई वाली और बैक्टीरिया वाली, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक्सटर्नल मीडियम में रह सके विदाउट ब्रस्टिंग, यानी कि पानी तो आएगा, साइज तो बढ़ेगी, लेकिन ब्रस्ट नहीं करेगी।
In such media the cell tend to take up water by osmosis, जिसमें हमने osmosis से बात किया था कुछ समय पहले इसी वीडियो में। osmosis के थ्रू जब वाटर आएगा तो सेल जो है कि साइज तो बढ़ेगा पर सेल ब्रस्ट नहीं करेगी, उसे बचाएगा कौन? सेल वॉल। द सेल स्वेल करेगी, बिल्डिंग अप बड़ी होगी, प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल एक्सट्रैक्ट द इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सेल। और जो है कि क्यों रुकता है? क्योंकि जितना ये प्रेशर इधर से लगाएगी उतना जो है सेल वॉल प्रेशर लगाता है और सेल ब्रस्ट नहीं करती है अगेंस्ट द सेल बिकॉज ऑफ देयर वॉल या फिर सेल वॉल। सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल। और इस तरह जो है कि एनिमल की सेल से ज़्यादा हार्श कंडीशन यानी कि बेकार परिस्थितियों में भी ये प्लांट सेल हो गया या फिर फंजाई वाली सेल हो गया या फिर बैक्टीरिया वाली सेल रहने में काबिल होती हैं या फिर रह जाती हैं। न्यूक्लियस देख लेते हैं। न्यूक्लियस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यार, वीडियो रुकना पड़ेगा। न्यूक्लियस दिखा देते हैं, दिखा तो सकते हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये हमारी प्लांट सेल है, सबसे बाहर सेल वॉल, फिर उसके अंदर जो होगा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही जो सेल वॉल है जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब रखते हैं तो वाटर अंदर आता है और ये जिससे सेल जो है स्वेल करके बड़ी हो जाती है लेकिन ब्रस्ट नहीं करती। बचाता कौन है? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस क्या होता है? ये न्यूक्लियस लगभग ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, लगभग पूरी तरह से नहीं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल गोल स्ट्रक्चर होता है। ये आप प्लांट सेल में देख रहे हैं और एनिमल सेल में देखिए, ये देख रहे हैं कहाँ लिखा है? न्यूक्लियस। ये देख रहे हैं, ये भी, ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, ये है प्लांट सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का सेल में क्या काम होता है? न्यूक्लियस का सेल में काम होता है कि ज़्यादातर डिसीजन लेना कि सेल में क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी, कब क्या बनाना है, कब सेल को डिवाइड करके 2 कर देना है, ये सभी काम जो है न्यूक्लियस करती है। आगे देख लेते हैं। न्यूक्लियस पढ़ना है। न्यूक्लियस के बाद क्या है? यहाँ पे दिया है साइटोप्लाज्म देखते हैं क्या है। साइटोप्लाज्म कहाँ है और क्या है? ये देखिए साइटोप्लाज्म, ये जूम करेगा क्या? देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं या फिर इसमें जो चीज़ें भरी हैं जिसमें ये चीज़ें तैर रही इसमें देखिए ये कुछ चीज़ें लिक्विड स्टेट में इसमें रहती हैं, उसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि एक बिछौने की तरह है, बिस्तर की तरह है जिसपे ये सभी चीज़ें पड़ी हैं, ये साइटोप्लाज्म है। अगले वीडियो में ये वीडियो बड़ा हो गया है, अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म ठीक है। साइटोप्लाज्म फिर क्या है? साइटोप्लाज्म के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनल्स, गाल्जी, लाइसोसोम। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा माइटोकांड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यहाँ पे भी लिखा होगा। ये रहा माइटोकांड्रिया, दोनों मिल रहा है, ये रहा माइटोकांड्रिया। राइबोसोम छोटे छोटे प्रोटीन की फैक्ट्री है, यहाँ पे भी राइबोसोम है, ये छोटे छोटे कहाँ, ये देख रहे हैं छोटे छोटे राइबोसोम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एकदम चिकनी साफ वाली, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम है। आगे की बात अगले वीडियो में होगी। थैंक यू, पढ़ते रहिए, कमेंट करिए, डाउट हो पूछिए, हम अभी पढ़ाएंगे। थैंक यू।